नमस्कार प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो होने वाली है क्लास नंबर 4। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें हमने क्या पढ़ा है, एक बार ब्रह्मांडों को पढ़ चुके हैं, सोलर सिस्टम को पढ़ चुके हैं और पृथ्वी की गतियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज की जो हमारी क्लास है, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होती है, यानी कि पृथ्वी के अंदर की कहानी क्या है, उसके बारे में आज की इन क्लास में जानने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, धरती के अंदर छुपे रहस्यों को जानो। यानी कि आज हमारे जो धरती के अंदर छुपे हुए जो रहस्य हैं, उनके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये हमारे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, या कोई भी स्टेट का एग्जाम हो जाए, यूपी कांस्टेबल हो, यूपीएसआई हो, हर किसी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो इसको बिल्कुल भी मिस करने की कोशिश मत करिएगा। और आप लोगों को बता दें कि ये जो हमारी सीरीज चल रही है अजिता फाउंडेशन कोर्स की, तो इसमें क्या है, रेगुलर क्लासेस चल रही हैं जैसा कि आपको बताया गया था। बट कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, जिस कारण हमारी जो क्लास थी थोड़ा लेट हुई। ठीक है, अब बात करते हैं आज की इस जियोग्राफी की क्लास में। आगे देखते हैं। देखिए, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसका चैप्टर का नाम क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। चलिए यहाँ पर क्लास कलर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो क्या है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो क्लास अपनी होने वाली है 2 पार्ट्स में होने वाली है। आज की जो अपनी क्लास है, यानी कि आज का जो पार्ट है, जिसमें क्या होने वाला है, आज फुल थ्योरी को पढ़ने वाले हैं। एंड जो आज की थ्योरी में थोड़ा बहुत बच जाएगा उसको हम कल थोड़ा ट्रांसफर करेंगे। एंड कल की क्लास में इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हैं और जो पीवाईक्यू हैं, जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। और उसी के साथ आपका पूरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा इन 2 क्लासेस के अंदर। किसका? जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के ऊपर है। ठीक है, बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना या पृथ्वी का अंतरिम, या पृथ्वी का अंत, पृथ्वी का अंतरतम, अंतरतम। ठीक है, इसके ऊपर आज बात करने वाले हैं, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इंटरनल स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो आज की इस वीडियो में इसी के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, यानी कि पृथ्वी के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं कि यानी कि पृथ्वी का मतलब डेंसिटी क्या होती है, वगैरह वगैरह के बारे में हर चीज, किसी की चीज के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज जो है पृथ्वी के अंदर जाकर के, डीप डाउन जाकर के चीजों को पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम एक फिगर बना लेते हैं पृथ्वी का। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, पृथ्वी का फिगर बना लिया है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक फिगर बना लिया। यहाँ पर ये हमारी पृथ्वी है। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारी पृथ्वी है, थोड़ा इसका और थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये पृथ्वी का अपना क्या है, आंतरिक संरचना है। यानी कि पृथ्वी को हम जब पढ़ते हैं तो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो पहला जो अपना पार्ट होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, देखिए, जो अपना ये अंदर का पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, यानी कि ये जो नंबर 1 पर है, ये नंबर 1 वाला जो पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग कोर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। ओके, नंबर सेकंड पर जो आती है, इसको क्या बोलते हैं, तो नंबर सेकंड वाली को बोलते हैं हम लोग मेंटल। क्या बोलते हैं, मेंटल। ठीक है, तो नंबर 2 को मेंटल बोलते हैं।
एंड जो नंबर थर्ड अपनी है इसको बोलते हैं क्रस्ट। नंबर थर्ड पर जो है उसको बोलते हैं क्रस्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट। क्रस्ट यानी कि भूपरपटी, भूपरपटी, ठीक है। तो अपने तीन पार्ट्स होते हैं जब भी हम पढ़ते हैं। तो पहला पार्ट क्या होता है जिसको हम कोर बोलते हैं। सेकेंड पार्ट जो होता है उसको हम मेंटल बोलते हैं, जहां मेंशन किया हुआ है। नंबर थर्ड जो होती है उसको हम क्रस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तीन चीजें, इन चीजों के बारे में आज हमको इस क्लास में पढ़ना है, ठीक है। अब बात करते हैं। तो जो अपनी ये है, इसको हम थोड़ा सिलेक्ट करके इधर साइड लगा देते हैं। इसको हमने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया, सॉरी सॉरी, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पर थोड़ा किया। अब देखते हैं यहाँ पर। तो जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसको पढ़ने के लिए क्या होते हैं, कुछ तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जो पहला तरीका है इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष, ठीक है। दूसरा होता है उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। एंड नंबर थर्ड पर क्या आता है जिसको हम बोलते हैं भूकंपीय तरंगे, भूकंपीय तरंगे, भूकंपीय तरंगे। तो पहला क्या आता है अपना अप्रत्यक्ष स्रोत, अप्रत्यक्ष स्रोत हो गया, ओके। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष स्रोत हो गया। एंड नंबर थर्ड इज क्या है अपना, भूकंपीय तरंगे। इन तीनों के बारे में आज की हमें क्लास में पढ़ना है। तो पहले बात करते हैं हम प्रत्यक्ष स्रोत में। तो प्रत्यक्ष स्रोत में क्या है, आता है, क्या आता है, नंबर वन ज्वालामुखी। क्या आता है? ज्वालामुखी आता है, ठीक है, ज्वालामुखी। देखिए, यहाँ पर हमने बताया कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना होती है उसको पढ़ने के लिए क्या होते हैं, तीन तरीके होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष स्रोत, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष स्रोत, और तीसरा होता है भूकंपीय तरंगे। तो अगर आप प्रत्यक्ष स्रोत की बात करते हैं उसमें आता है नंबर वन पर ज्वालामुखी। देखो, ज्वालामुखी का मतलब क्या होता है, जैसे जब ज्वालामुखी से आपको पता होगा कि क्या मलबा निकलता है, क्या निकलता है? मलबा। तो जो मलबा जो होता है वो जब धरती के अंदर होता है, यानी कि पृथ्वी के अंदर भरा होता है, तब उसको बोलते हैं मैग्मा। और जब वो बाहर की ओर निकल आता है उसको क्या बोलते हैं? लावा बोला जाता है। यानी कि यहाँ पर जैसे कि ये बाल्कनो बना देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जब अंदर भरा हुआ है क्या, तो इसको बोल रहे थे मैग्मा, इसको बोल रहे थे मैग्मा, ठीक है, मैग्मा, इसको बोलते हैं मैग्मा। बट क्या होता है जब ये यहाँ से ऊपर ऊपर से ऐसे करके निकलने लग जाता है, इसको इस तरीके से, तो इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं लावा। और ये मैग्मा होता क्या है? देखो, जो चट्टाने होती हैं, अपनी चट्टाने जब अंदर भरी होती हैं चट्टाने, तो वो पिघली हुई अवस्था में होती हैं। और जब अंदर जो ये जो मलबा है, ये जो मलबा है जिसको मैग्मा बोल रहे हैं, ये क्या है? चट्टाने हैं जो पिघली हुई है। एंड जब वो बाहर की ओर निकलती है, अंदर प्रेशर क्रिएट होता है। एंड प्रेशर क्रिएट होकर के जब यहाँ पर कहीं पर भी उनको क्या मिल जाता है, एक स्पेस मिल जाता है निकलने के लिए, तो फट करके ऐसे करके निकलती है। और जब वो बाहर निकल करके यहाँ पर क्या होता है, ये इस तरीके से निकलने लग जाती है, तो इसको बोलते हैं लावा, ठीक है। अब ये जो लावा होता है, जब हवा लगती है सूख जाता है, तो इसको बोलते हैं फिर से चट्टाने। यानी कि घुमा फिरा करके चीज वही है, यानी कि अंदर है तो मैग्मा, बाहर निकल आता है लावा, और जब सूख जाता है तो इसको हम चट्टान बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर ज्वालामुखी की बात कर रहे थे। तो ज्वालामुखी से किस तरीके से पता चला है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस तरीके की है? देखो, वैज्ञानिकों ने क्या किया, जब यहाँ पर ज्वालामुखी को देखा, तो ज्वालामुखी से उनको पता चला कि अंदर ऐसी कोई तो एक परत है, यानी कि इन तीनों परत में से कोई एक ऐसी परत तो जरूर है जो अपनी क्रस्ट कोर हो सकती है, मेंटल हो सकती है, या तो क्रस्ट हो सकती है। इन तीनों में क्या है, एक ऐसी परत जरूर होगी जो क्या होगी, पिघली हुई अवस्था में होगी। ज्यादा तो यहाँ से जानकारी नहीं मिली, कहां से? ज्वालामुखी से ज्यादा जानकारी देखने को नहीं मिलती साइंटिस्टों को। बट हाँ, इतना तो पता चल गया कि पृथ्वी के अंदर कोई एक ऐसी परत जरूर है जहां पर क्या है, पिघला हुआ मैग्मा क्या है, बह रहा है अंदर, ठीक है। तो ज्वालामुखी हो गया। अब बात करते हैं सेकेंड, नंबर सेकेंड पर आता है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग, ड्रिलिंग का मतलब होता है, देखिए, जमीन के अंदर जब गड्ढा खोदते हैं ना, उसी को ड्रिल बोलते हैं, यानी कि ड्रिल करना, यानी कि ड्रिलिंग हो गया।
तब साइंटिस्ट क्या, जब ज्वालामुखी से उनको पता चल जाता है कि यहाँ अंदर कोई एक ऐसी परत है जो कि पिघली हुई अवस्था में क्या है, वहां पर घूम रही है। तो बात आती है ड्रिलिंग की। तो आज तक की बात करते हैं, यानी कि अभी तक साइंटिस्टों ने अधिकतम जो गड्ढा खोद पाया, कितना खोदा है ड्रिलिंग की अगर बात करते हैं यहाँ पर हम, देखिए, तो अधिकतम जो गड्ढा खोदा है कितना है, 12 किलोमीटर का है। 12 किलोमीटर का क्या है, गड्ढा खोदा है। 12 किलोमीटर का गड्ढा खोदा है, कहाँ खोदा है, तो रूस के अंदर, रसिया में। कहा, रसिया यानी कि रूस में। तो रूस में क्या है, एक ऐसी जगह है जिसका नाम है कोला। तो कोला एक, ठीक है, एक जगह का नाम है कोला, वहां रसिया में है, जिसके ऊपर किसका अधिकार है, तो रसिया का अधिकार है। वहां पर क्या है, ड्रिलिंग करे गया है, तो 12 किलोमीटर तक साइंटिस्ट अंदर जा पाए हैं। और 12 किलोमीटर के बाद क्या हुआ, इतनी गर्मी होती है वहां पर। यहाँ दूसरी चीज से समझते हैं, देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, ये मान लेते हैं, ये अपना कोर का यहाँ तक, ठीक है। तो ये अपना कोर का सेंटर था, ये क्या है, कोर का सेंटर है, ये दिख रहा है, ये है कोर का सेंटर। और यहाँ से यहाँ तक की जो क्या है, ये जो लंबाई है कोर से लेकर के यहाँ जो क्रस्ट है अपना, ये जो क्रस्ट है यानी कि थर्ड लेयर है क्रस्ट, तो यहाँ तक की जो दूरी है कितनी है, तो वह है 63 71, ठीक है, 63 71 किलोमीटर। यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, तो 63 71 किलोमीटर। अब बात करें, तो जो अपने केंद्र से यानी कि कोर से लेकर के जो क्रस्ट है यानी कि भूपरपट्टी है, जिस पर हम लोग निवास कर रहे हैं यानी कि भूपरपट्टी के ऊपर, तो वहां तक की जो दूरी है कितनी है, तो 63 71 किलोमीटर है, ठीक है। अब बात करते हैं, अब 63, अभी के टाइम पर क्या है, जो न्यू एनसीईआरटी अपनी आई है उसमें कितनी दे रखी है, तो 63 78 किलोमीटर, ठीक है। याद रखिएगा, आपको जो भी ऑप्शन मिल जाएगा, 71 मिल जाता है तो आपको 71 को टिक कर देना है, अगर 78 मिल जाता है तो आपको 78 को क्या करना है, टिक कर देना है। तो इतनी बात समझ में आई। तो क्या हुआ, देखो अपनी जो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी है कितनी है, तो 6371 किलोमीटर है। बट हम लोगों ने कितना गड्ढा कर पाया है अभी तक, सिर्फ 12 किलोमीटर। यानी कि अगर बात करते हैं हम, साइंटिस्टों ने जितना गड्ढा कर पाया उसमें कितना हुआ है, तो 12 किलोमीटर तक जा पाए हैं साइंटिस्ट से। लेकिन अपनी दूरी कितनी है, तो 63 71 किलोमीटर। देख रहे हो ना फर्क कितना है। तो यही चीजें होती हैं। अब हम बात करते हैं अगर अगले पेज की, देखिए ये, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, ये क्या है, अपनी तीन पार्ट्स हैं, पृथ्वी के तीन पार्ट्स हैं, जिनमें ये क्या है, अपना क्रस्ट है, ये क्या है, क्रस्ट, ये क्या है, मेंटल है, और ये क्या है अपनी, ओ सॉरी, ये जो है अपना, इसको बोलते हैं, इसको कोर बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोर, ठीक है, ये मेंटल हो गया, और ये है अपना क्रस्ट, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए आप, और यहाँ पर क्या है, इसके ऊपर एक और बाउंड्री होती है जिसको हम बोलते हैं, देखिए तो हम
ठीक है गाइस, थोड़ा फोन आ गया था। ठीक है, देखिए बात करते हैं अब। हाँ, यहाँ पर थे। तो ये तो अपना कोर हो गया, ये मेंटल हो गया, ये क्रस्ट हो गया, तीन चीजें बताई। अब ये जो ऊपर का होता है इसको बोलते हैं क्या? एटमोस्फेयर। अपनी पृथ्वी के ऊपर क्या है? एटमोस्फेयर है। एटमोस्फेयर यानी कि वायुमंडल। एटमोस्फेयर यानी कि वायुमंडल। अब आपने ये सुना होगा कि जब हम कोर से, यानी कि ये जो कोर वाला पार्ट होता है, कोर वाले पार्ट से क्या करते हैं? कोर वाले पार्ट से, यहाँ से जब ऊपर की ओर जाते हैं, यानी कि वायुमंडल की तरफ जाते हैं यहाँ पर, तब क्या होता है? हर 165 मीटर पर कितना? तो हर 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर टेम्परेचर यानी कि तापमान क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, घट जाता है। तो ये तो एक क्या है? एक फैक्ट है। यानी कि जब भी हम कोर से, यानी कि कोर से क्या बोलते हैं? यानी कि अपने क्रस्ट से मान लेते हैं, यानी कि यहाँ पर कोर को ना लेकर के क्रस्ट को ले लेते हैं थोड़ा। ये जो है, ठीक है। तो जब हम यहाँ जो क्रस्ट होती है अपनी, क्रस्ट यहाँ से जब इसके ऊपर की ओर जाते हैं, ऊपर यानी कि एटमॉस्फेयर की तरफ, तो क्या होता है? 165 मीटर की ऊंचाई पर, 165 मीटर की ऊंचाई पर क्या होता है? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाता है? नीचे चला जाता है। बट यही अगर हम बात करते हैं जो क्रस्ट है, अपने क्रस्ट से जब हम नीचे कोर की तरफ चलते हैं, कोर की तरफ चलते हैं, तो क्या होता है? 32 मीटर पर जाने पर, जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा, जब हम क्या करते हैं अपनी पृथ्वी से ऊपर यानी कि वातावरण की तरफ चलते हैं, तो क्या होता है? 165 मीटर की दूरी पर जाकर 1 डिग्री जो टेम्परेचर होता है सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है, वो क्या होता है? नीचे गिर जाता है, यानी कि घट जाता है। बट अगर बात करते हैं हम ऊपर से नीचे, यानी कि क्रस्ट से अगर हम छेद करना स्टार्ट करते हैं और कोर की तरफ चलते हैं, तो कितना होता है? 32 मीटर पर जाने पर क्या होता है? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। हाँ, ये हो गया इतना। यहाँ पर देखिए, तो क्या बताया था हमने? तो ये तो 12 किलोमीटर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं अप्रत्यक्ष की। तो अप्रत्यक्ष स्रोत की बात करते हैं यहाँ पर। देखिए, तो अप्रत्यक्ष स्रोत क्या होते हैं? यहाँ पर बात करते हैं अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष स्रोत। तो जो अप्रत्यक्ष स्रोत होते हैं वो कौन से होते हैं? तो अप्रत्यक्ष स्रोत अपने जो होते हैं उनको बोलते हैं, जैसे कि एक हो गया तापमान, एक क्या हो जाएगा? तापमान हो जाएगा। नंबर 2 क्या हो जाएगा? घनत्व हो जाएगा। और नंबर 3 जो हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं? नंबर 3 पर दाब हो जाएगा, दाब हो गया। नंबर 4 पर उल्का पिंड हो गया, उल्का पिंड। तो उल्का पिंड हो जाएगा। तो ये 4 फैक्टर्स से क्या होता है? अप्रत्यक्ष स्रोत से हम क्या करते हैं? जानकारी को निकालते हैं। तापमान हो गया, घनत्व हो गया, दाब हो गया और उल्का पिंड। ये क्या हो गए? 4 फैक्टर होते हैं। तापमान की अभी मैं बात ही कर रहा था, जैसा कि पीछे आपको पता होगा। यहाँ पर जब भी क्या होता है, हम ऊपर की ओर जाते हैं, तो 165 मीटर की ऊंचाई पर क्या होता है? 1 डिग्री टेम्परेचर घट जाता है। यहीं पर लिखे दे रहा हूं मैं। नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ 32 मीटर जाने पर, जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। तो ये बात याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं। हाँ, थोड़ा यहाँ पर एक बात और कर लेते हैं। जो अपना ये जो मैंने बताया था ड्रिलिंग, तो ड्रिलिंग में क्या हुआ? 12 किलोमीटर की जो ड्रिल किया गया है जमीन के अंदर, वो कहाँ पर हुआ है? तो रसिया के अंदर हुआ है, कोला में। ठीक है, एक यहाँ पर एक चीज और लिखना ड्रिलिंग में ही। देखो, एक क्या है? बिट वार्ट वार्टलैंड, बिट वार्टलैंड, बिट वार्ट लैंड, बिट वार्ट लैंड की खान, बिट वार्ट लैंड की खान। तो बिट वार्ट लैंड की जो खान होती है, ये कहाँ पर है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। तो ये दक्षिण अफ्रीका में है।
दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, देखिए तो ड्रिलिंग की बात करते हैं। एक तो 12 किलोमीटर पर रसिया में होगी, दूसरा क्या है बिटवाटलैंड की खान है जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। यहाँ पर भी क्या हुई खुदाई करी गई, कितनी, तो यहाँ पर जो खुदाई करी गई है वो कितनी है, तो 3 से 4 किलोमीटर की, 3 से 4 किलोमीटर, अधिकतम इतनी ही कर पाए हैं। उसके अंदर जाने पर क्या है मशीनें काम करना बंद कर जाती हैं, मशीनें ही पिघलने लग जाती हैं और मानव का जाना तो नामुमकिन है। तो यहाँ पर 3 से 4 किलोमीटर की है और ये एकमात्र जो काहे की है, तो यहाँ पर सोना होता है, क्या है, विश्व की सबसे बड़ी, यानी कि विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान। ठीक है, सोने की खान, तो याद रखिएगा। तो क्या हुआ, एक बिटवाटलैंड की खान होती है, कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका में है, जहां पर क्या होता है 3 से 4 किलोमीटर की क्या है, एक खोदी गई है, ड्रिलिंग करी गई है। वो क्या है, विश्व की सबसे बड़ी क्या है सोने की खान, कौन सी है, बिटवाटलैंड खान। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमने बता दिया कि ऊपर जाएंगे तो 165 मीटर, नीचे आएंगे तो 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, इतना देख लीजिए फिर बताते हैं आपको। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर बात कर रहे थे जो 32 मीटर पर जाने पर क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है बढ़ जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर ये कब काम कर रहा था, जब हम क्या करेंगे, पृथ्वी को जब क्रस्ट से हम क्या करते हैं अंदर घुसना स्टार्ट करते हैं, तो 100 किलोमीटर तक, कितना, 100 किलोमीटर की दर तक, यह दर 100 किलोमीटर, यह दर 100 किलोमीटर तक लागू होती है, तक लागू होती है। तो देखिए हमने क्या बताया, जो 32 मीटर जब नीचे जाते हैं एक टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन ये कब तक, जब हम यहाँ से घुसना स्टार्ट करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर जाकर के 100 किलोमीटर अपना कंप्लीट हो गया। अब जो 100 किलोमीटर जब कंप्लीट हो जाएगा, उसके नीचे जाएंगे तो ये दर काम नहीं करेगी, यानी कि 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस नहीं बढ़ेगा। यहाँ पर कैसे बढ़ता है, देखिए, जो अगर हम बात करते हैं 100 से 300 के बीच में, तो अगर 100 के 300 किलोमीटर के बीच की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है हर 1 किलोमीटर पर 2 डिग्री बढ़ता है। 1 किलोमीटर पर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। तो याद रखिएगा, जब मैंने बात करी कि जब 100 किलोमीटर तक जाएंगे तो कितना, 32 मीटर पर जाने पर 1 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, बात करते हैं अगर 100 तक पहुंच गए, 100 के बाद में हम जब 300 तक जाएंगे, तब 1 किलोमीटर चलने पर कितना जाएगा, 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। अब बात करते हैं अगर 300 के पास चले जाते हैं हम, 300 किलोमीटर से आगे, 300 किलोमीटर के आगे, तो 300 किलोमीटर के आगे 1 किलोमीटर जाने पर कितना टेम्परेचर बढ़ेगा, तो 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर याद करने के लिए 3-4 फैक्ट दिखे हुए हैं। एक तो है 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा 1 डिग्री सेल्सियस, नीचे जाएंगे तो 32 मीटर जाएंगे नीचे तो 1 डिग्री बढ़ जाएगा। बात करते हैं 100 से 300 किलोमीटर की नीचे तक क्या है, 1 किलोमीटर जाने पर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है अपना। और अगर उसके भी नीचे चले जाते हैं, 300 किलोमीटर के आगे निकलते हैं, तो 1 किलोमीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान क्या होता है, बढ़ता रहता है। इतना देखिए, आगे बताते हैं फिर। और बताइए अगर समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम थोड़ा तरीका चेंज करते हैं, पीपीटी वगैरह भी यूज कर लिया करेंगे बीच बीच में, बट आप लोग बता दीजिए कि इस तरीके से आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि आपसे ही हम से ही आप हैं। ठीक है, देख लिया। अब देखो जब 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है, इससे क्या चीज हमें प्रूफ हो रही है, तो इससे एक चीज प्रूफ हो रही है, देखिए दूसरे पेन से लिख देते हैं। तो यहाँ पर एक चीज प्रूफ हो रही है कि क्या है, अंदर का जो भाग है, यानी कि पृथ्वी के अंदर
का भाग क्या होगा, भाग का तापमान क्या होगा, बहुत अधिक होगा, का तापमान बहुत अधिक होगा। तो ये चीज याद रखना। यानी कि इससे क्या निकल कर आ रहा है, इस फैक्ट से एक चीज निकल कर आ रही है हमारे सामने कि पृथ्वी के अंदर जितना हम चले जाएंगे उतना टेम्परेचर क्या होगा, हाई होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो आगे देखते हैं फिर। अब बात कर लेते हैं जो अपना दूसरा फैक्टर था। यहाँ पर देखिए, जो हमने दूसरा फैक्टर बताया था, कहाँ गया, ये रहा। तो अपना एक फैक्टर तो तापमान वाला कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं घनत्व की, यानी कि डेंसिटी की। तो देखिए, यहाँ पर डेंसिटी की बात करते हैं, यानी कि जो डेंसिटी है अपनी, डेंसिटी यानी कि घनत्व। घनत्व, देखो डेंसिटी और घनत्व की अगर बात करते हैं तो डेंसिटी के लिए एक थ्योरी होती है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखिए इसको बोलते हैं मेगमा, मेगमा पृथक्करण, मेगमा पृथक्करण। तो मैग्मा पृथक्करण बोलते हैं किसको, जब डेंसिटी की बात करते हैं तो एक टर्म याद रखना है जिसका नाम होता है मैग्मा पृथक्करण, यानी कि इसको मैग्मा सेपरेशन बोलते हैं। मैग्मा, मैग्मा सेपरेशन। तो मैग्मा सेपरेशन के नाम से जानते हैं किसको, मतलब मैग्मा सेपरेशन होता क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो जब भारी तत्व, यानी कि भारी तत्व, भारी तत्व पृथ्वी के, भारी तत्व पृथ्वी के केंद्र की तरफ, केंद्र की तरफ, भारी तत्व केंद्र की तरफ, ठीक है, केंद्र की तरफ, तथा जो हल्के होते हैं, हल्के तत्व, हल्के तत्व पृथ्वी के, पृथ्वी के क्रस्ट की तरफ, क्रस्ट की तरफ, क्रस्ट की तरफ पहुंच जाते हैं, पहुंच जाते हैं। ठीक है, इस बात का याद रखिएगा, आप लोगों को ध्यान रखना है। यानी कि जब क्या होता है मैग्मा पृथक्करण, क्या होता है जब भारी तत्व क्या होते हैं पृथ्वी के केंद्र की, यानी कि सेंटर की तरफ जाने लग जाते हैं। और अगर बात करते हैं जो अपने हल्के तत्व होते हैं, वो क्या होते हैं क्रस्ट की तरफ जाते हैं। यानी कि जो क्रस्ट हमने यहाँ पर बताया था ना, ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के जो पार्ट्स होते हैं, ये कोर हो गया, ये वाला पार्ट कोर हो गया, ये अपना क्या होता है मेंटल होता है, ये क्रस्ट। यानी कि जो क्रस्ट पार्ट होता है ये वाला, तो उसकी तरफ क्या हो जाते हैं हल्के, यहाँ पर क्या होते हैं हल्के होते हैं, हल्के। और यहाँ पर क्या होता है भारी होते हैं। अब इससे क्या समझ में आ रहा है, भारी का मतलब है, भारी में क्या होते हैं जो भारी तत्व होते हैं, जैसे कि भारी तत्व में क्या आ जाता है, एक आता है निकिल। भारी तत्व में क्या आ जाता है, भारी तत्व, यहाँ पर आता है अपना एक निकेल, निकेल। ठीक है, उसी के अगर बात करते हैं कोबाल्ट, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या हल्के तत्व, हल्के तत्व क्या होते हैं, तो हल्के तत्व के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एल्यूमिनियम, 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 सिलिका, एल्यूमिनियम सिलिका, ये क्या होते हैं, ये जो तत्व होते हैं ये एल्यूमिनियम सिलिका वगैरह। और ये जो अपने क्या होते हैं निकेल और कोबाल्ट, ये जो दोनों चीजें होती हैं, ये तो निकल कोबाल्ट के हैं भारी तत्व हो जाते हैं, इसी के साथ इसमें आयरन भी जोड़ सकते हैं, आयरन। तो ये भारी तत्व हो गए, और एल्यूमिनियम सिलिका वगैरह हल्के तत्व होते हैं। तो ये जो एल्यूमिनियम होते हैं ये कहाँ पहुंच जाते हैं, तो पृथ्वी के क्रस्ट के ऊपर। और जो भारी तत्व होते हैं निकिल, लोहा, कोबाल्ट, ये क्या होते हैं पृथ्वी के केंद्र की तरफ भागने लग जाते हैं, केंद्र की तरफ जाने लग जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर बात करते हैं अगर, और यहाँ पर एक फिगर बनाते हैं, पेज ले लेते हैं यहाँ पर, देखिए, ठीक है, ये है अपनी पृथ्वी, ठीक है, ये क्या है पृथ्वी है, ठीक है। ये देखिए, ये अपनी पृथ्वी हो गया, ये क्रस्ट हो गया।
अब देखिए, ये जो अपना क्रस्ट होता है, ये क्रस्ट, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो अपना क्रस्ट है, ये जो अपना क्रस्ट है यहाँ पर, ये जो अपना क्रस्ट है, क्रस्ट यहाँ पर, और ये जो अपना कोर है, तो क्या होता है जब हम क्रस्ट से कोर की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा जो घनत्व होता है, घनत्व, क्योंकि हमारा टॉपिक ही घनत्व चल रहा है, तो घनत्व जो होता है बढ़ता है। क्या होता है? घनत्व बढ़ता है, याद रखिएगा। तो जब हम क्रस्ट से कोर की तरफ जाएंगे तो हमारा जो घनत्व होता है वो बढ़ता चला जाता है। क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है, बढ़ जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं जो पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है। तो एवरेज डेंसिटी, जो एवरेज डेंसिटी है, डेंसिटी यानी कि औसत घनत्व, औसत घनत्व, औसत घनत्व कितना हो जाएगा? तो औसत घनत्व की अगर हम बात करते हैं तो कितना होता है? 5.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये होता है अपना एवरेज घनत्व, ठीक है, ये एवरेज घनत्व होता है। बट जब नीचे की तरफ जाते हैं लगभग, यानी कि यहाँ पर कोर के साइड पहुंच जाते हैं, कोर में, तो यहाँ पर कितना हो जाता है? तो यहाँ पर 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो जब एवरेज डेंसिटी की बात करते हैं 5.52 होती है, बट जब हम कोर की तरफ जाते हैं, अंदर कोर में, तो क्या होता है? 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होती है। और माना जाता है जो कोर वाला पार्ट होता है, ये क्या होता है? किससे? आयरन से बना हुआ है, आयरन से बना हुआ है, ऐसा माना जाता है। आयरन मतलब लोहा, आयरन मतलब लोहा। तो लोहा से क्या है? ये कोर वाला पार्ट जो होता है बना हुआ होता है। एवरेज डेंसिटी की बात करते हैं तो 5.52 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। और बात करते हैं यहाँ पर जो कोर का जो घनत्व होता है वो होता है 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या होता है, इस पर प्रभाव क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है दबाव का भी, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था। देखिए, तापमान के बारे में पढ़ चुके हैं, घनत्व के बारे में पढ़ रहे हैं, तो घनत्व में ही दाब आ जाता है। दाब यानी कि क्या होता है? जब दबाव पड़ता है, यानी कि एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है, उससे क्या होते हैं, अंदर की चीजें जो होती है, जैसे कि अब मान लेते हैं एक लड्डू होता है, जो बूंदी होती है वो बिखरी हुई होती है, लेकिन उसको जब हम दबाते हैं, उस पर दाब लगाते हैं, तो क्या होता है? वो लड्डू का शेप ले लेता है, यानी कि उसकी डेंसिटी हाई हो जाती है। उसी तरीके से क्या हो रहा है, जब यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी पड़ रहा है, तो जो भारी तत्व होते हैं वो नीचे की ओर जा रहे हैं, जिससे कि घनत्व उसका बढ़ता चला जाता है, ठीक है, याद रखना। अब आगे की बात करते हैं। देखिए, अब यहाँ पर हो गया, थोड़ा यहाँ पर देख लीजिए, एक क्वेश्चन हम पूछते हैं। अब बताइए कि जैसा कि अभी हमने इतना पढ़ा है, इसमें आप लोगों ने दिमाग लगा पाया है कि नहीं, इसलिए हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बताइए कि जो अपनी अर्थ होती है, अर्थ, ये जो अपनी अर्थ है, यानी कि पृथ्वी, अर्थ जो होती है, पृथ्वी होती है अपनी, इसका जो क्या बोलते हैं, त्रिज्या, रेडियस कितनी होती है? त्रिज्या कितनी होती है? चलिए बताइए, तो इसकी त्रिज्या कितनी होती है? इसका आंसर मुझे बताइए। चलिए, जो अपनी अर्थ होती है, यानी कि जो त्रिज्या होती है, वो कितनी होती है? अर्थ की त्रिज्या कितनी होती है? और उसी के साथ अगर हमें बताना है तो बताइए डायमीटर इसका कितना होता है? डायमीटर यानी कि व्यास, डायमीटर यानी कि व्यास कितना होता है? ठीक है, तो त्रिज्या यानी कि रेडियस कितनी होती है? रेडियस, रेडियस, और बात करते हैं डायमीटर की व्यास कितना होता है। चलिए बताइए, रेडियस और डायमीटर दोनों के बारे में मुझे अभी अभी बताइए, क्योंकि मैंने अभी पढ़ाया है, बस आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा तब तो इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं, बट ऐसा नहीं बता पाएंगे। चलिए बताइए। यहाँ पर देखिए, मैंने बताया त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती है। अभी मैंने जब बताया था, यानी कि जो अर्थ थी, अर्थ इस तरीके से, ये अर्थ है, तो मैंने जब बताया था कि जो क्रस्ट होता है, क्रस्ट से कोर के बीच की जो दूरी होती है कितनी बताई थी? 63-71 किलोमीटर। या जो न्यू जगह होती है, यानी कि जो न्यू एनसीईआरटी, वहां पर 63, कितना हो गया? 78 किलोमीटर, इतना बता रहे हैं। तो जब यहाँ से क्रस्ट से लेकर के बीच कोर, मतलब कोर तक की जो दूरी है, यही तो त्रिज्या होती है ना किसी सर्कल की। जो ये वाली दूरी होती है, उसी को तो हम त्रिज्या बोलते हैं ना, इसी को तो त्रिज्या बोलते हैं ना। तो ये त्रिज्या हो गई। अगर इसके व्यास की बात करते हैं तो इसका डबल कर देंगे,
तो हमारा जो त्रिज्या निकल कर आएगी कितनी होगी? तो अपनी जो त्रिज्या होती है वो 63-71 किलोमीटर। ठीक है, याद रखना 63-71 किलोमीटर होती है। व्यास की बात करते हैं तो 63-71 इंटू का 2 कर देना, आंसर आपका सामने आ जाएगा। चलिए आगे की बात करते हैं। देखिए यहां पर बात करते हैं। अब यहां पर हमने क्या क्या पढ़ लिया है, देखिए यहां पर हमने क्या पढ़ा था, प्रत्यक्ष स्रोत के बारे में ज्वालामुखी पढ़ लिया, ड्रिलिंग पढ़ लिया। अप्रत्यक्ष स्रोत में पढ़ लिया, तापमान को पढ़ लिया है, घनत्व को पढ़ लिया है, दाब को पढ़ लिया है। अब बात करते हैं भूकंपीय तरंगों के बारे में। किसके बारे में? भूकंपीय तरंगों के बारे में। ठीक है, चलिए भूकंपीय तरंगे क्या होता है। देखिए भूकंप जो होता है, भूकंप और भूकंपीय तरंगे, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कब? जब हमारी अगली क्लास होगी, यानी कि क्लास नंबर 6 जब होगी, तब हम वहां पर भूकंप के बारे में डीपली पढ़ेंगे, कहाँ पर कैसा भूकंप आता है और भूकंप होता क्या है, किस तरीके की जो तरंगे होती है, तरंगों को डीपली पढ़ेंगे। बट अभी हमें जितना पढ़ना है उतना ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखिए तो यहाँ पर तरंगे, भूकंपीय, भूकंपीय तरंगे, भूकंपीय तरंगे। तो भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? एक तो होती है पी वेव। क्या होती है? एक होती है पी वेव, जिसको हम प्राइमरी बोलते हैं। पी वेव यानी कि इसको हम बोलते हैं प्राइमरी, यानी कि प्राथमिक तरंग, प्राथमिक तरंगे, प्राथमिक तरंगे बोलते हैं इसको। दूसरी जो होती है जिसको बोलते हैं हम यस वेव, क्या बोलते हैं? यस वेव, जिसको हम सेकेंडरी बोलते हैं, सेकेंडरी। इसको हम द्वितीयक बोलते हैं, द्वितीयक, द्वितीयक तरंगे। ठीक है, अब बात करते हैं जब हम पी वेव यानी कि प्राइमरी वेव्स के बारे में और सेकेंडरी वेव्स के बारे में। अब देखिए यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी वेव की जब बात चल रही है तो हम बात करते हैं एक तीसरी वेव भी होती है, जिसको हम बोलते हैं क्या? इसको बोला जाता है यल वेव। इसको लव वेव के नाम से भी जानते हैं, यानी ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? लव वेव। ये लव वही प्यार मोहब्बत, ठीक है, क्योंकि इसके जो खोज करता थे उनका नाम भी लव से स्टार्ट था, इसीलिए उनको लव बोला जाता है। यानी कि एल वेव, एस वेव और प्राइमरी वेव, यानी कि ये तीनों वेव के बारे में अभी हमें क्या करना है? डीपली नॉलेज लेनी है। चलिए अब बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, अब जो अपनी प्राथमिक यानी जो पी वेव होती हैं, ये क्या करती हैं? ठोस हो गया, ठोस, द्रव और उसी के साथ में गैस, तीनों में चल जाती है। ये क्या करती है? तीनों में गति करती है, तीनों में गति करती है। ठीक है, तो जो अपनी पी तरंगे होती है, प्राथमिक तरंगे होती है, ठोस, द्रव, गैस, तीनों में ही क्या करती हैं? गति करती हैं। बात समझ में आई? अब अगर हम सेकेंडरी वेव की बात करते हैं तो सेकेंडरी वेव क्या होती है? ये क्या करती है? ये सिर्फ ओनली सॉलिड, ओनली सॉलिड, यानी कि सिर्फ, सिर्फ दिखाई दे रहा है कि नहीं? सिर्फ, हाँ, सिर्फ ठोस में गति, सिर्फ ठोस में गति। तो याद रखना। अब देखिए जो पी तरंगें होती हैं वो ठोस, द्रव, गैस तीनों में ही काम करती हैं, मतलब तीनों में ही गति कर सकती हैं। और अगर हम बात करते हैं एस तरंग की, वो क्या करती है? सिर्फ और सिर्फ ठोस में ही क्या करती है? गति करती है। अब इसको समझने के लिए हमें एक फिगर की जरूरत पड़ेगी, जो कि हम बनाने वाले हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, थोड़ा इस टाइप से बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, और एक यहाँ पर और बना लेते हैं। देखिए अब बात करते हैं यहाँ पर, ये अपनी अर्थ है, यानी कि यहाँ से क्या होता है? जब भूकंप, भूकंप कैसे बनेगा? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है? एक पॉइंट होता है, ठीक है, कहाँ पर? मेंटल, मेंटल के साइड क्या होता है? एक पॉइंट होता है, मेंटल के साइड एक पॉइंट हो गया। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? इस पॉइंट को बोलते हैं हम ईपी सेंटर। क्या बोलते हैं? ईपी सेंटर, ईपी सेंटर।
जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, भूकंप जहां से चलना स्टार्ट करता है उसको बोलते हैं इपी सेंटर, यानी कि या इसी को हम फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस। याद रखिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, जब ईपी सेंटर हो गया, यहाँ से क्या होता है, निकलती, पहले तो यहाँ पर एक चीज देखिए, जब हम अगर यहाँ से ऐसे करके आते हैं, ये हो गया अपना कोर, और ये हो गई अपनी क्या, एक रेखा। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है कैसा बन रहा है? 90 डिग्री का। ठीक है, देखिए क्या हुआ, एक सर्कल है, सर्कल में क्या है, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब अगर हम क्या करते हैं, इस कोण को थोड़ा इधर आगे बढ़ा देते हैं इस तरीके से, तो ये कोण कितना हो जाएगा? कम से कम कितना हो जाएगा? वही होगा 105 के करीब, 105 या 10 के करीब। इसको थोड़ा और घुमा देते हैं इस टाइप से, तो ये कितना हो जाएगा टोटल? तो ये टोटल हो जाएगा 145 का, 145 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, 90 डिग्री कोण था, अगर उसको थोड़ा बढ़ा देते हैं तो 105 डिग्री, और उसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं तो 145 डिग्री। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड क्या है, हमें चीजें जाननी है। देखिए, अब यहाँ पर हम इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या था, अपना इपी सेंटर था, ये इपी सेंटर था। ठीक है, अब देखिए ईपी सेंटर से क्या होता है, रेखाएं क्या निकलती, तरंगे निकलती इस टाइप से, इस टाइप से क्या होगी, तरंगे निकलती। ठीक है, इस टाइप से क्या होता है, तरंगे निकलती। और ये एक तरंग आती है यहाँ पर, ऐसे घूमती है, ऐसे चली जाती है। ये एक तरंग आती है, ऐसे घूमती है, और ऐसे चली जाती है। ठीक है, देखिए ये क्या होगा, अब ये बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर ईपी सेंटर है, यानी कि ईपी सेंटर जहां से भूकंप की तरंगें निकलती हैं, तो ये पी वेव की बात हो रही है, किसकी? पी वेव। तो ये पी वेव की बात कर रहे हैं हम, यानी कि प्राइमरी वेव की। तो प्राइमरी वेव यहाँ से निकलती है, तो इस तरीके से। अब देखिए, मैंने क्या बोला था, जो प्राइमरी वेव होती है वो कहाँ कहाँ चलती है, गैस में चल जाती है, गैस में, सॉलिड में चल जाती है, यानी कि ठोस में चल जाती है, उसी के साथ क्या करती है, लिक्विड में भी चल जाती है। क्या करती है, लिक्विड में चल जाती है। अब देखिए, जो अंदर का जो कोर वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये क्या होता है, लिक्विड होता है। क्या होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड होता है ना। अब देखिए, ये तरंगे जो यहाँ से निकल रही है, ये मैंने ऐसे बताया था ना, इस टाइप से, यहाँ पर देखो ये था इस टाइप से, ये जो था 90 डिग्री, तो यहाँ पर ये जो तरंग जा रही है, एक तो 90 डिग्री, और दूसरी तरंग ये देखो, यहाँ से ईपी सेंटर से यहाँ पर टकरा रही, कोर से टकराई और इधर को निकल गई, ये कितने डिग्री की है, तो 105 डिग्री। ठीक है, याद रखना, जब यहाँ से तरंग निकलती है और ये कोर, जो अपना कोर होता है, कोर वाले पार्ट से टकराती हुई निकल जाती है इधर से, तो इसको बोलते हैं 105 डिग्री। अब इसके दूसरी जो तरंग आती है यहाँ से आई, क्योंकि मैंने बोला वो गैस, सॉलिड और लिक्विड तीनों में जाएगी, तो ये जो पी तरंग होती है, पी वेव, तो पी वेव कहाँ जाएगी, इसमें भी अंदर भी चली जाएगी, तो ये अंदर जाएगी, थोड़ा रिफ्लेक्ट हो जाएगी, थोड़ा रिफ्लेक्ट होगी, और यहाँ पर जाकर के फिर थोड़ा रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी कि जब भी कोई माध्यम चेंज होता है तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर क्या होगी, ये आएगी इस तरीके से, रिफ्लेक्ट करेगी या अंदर जाएगी, फिर यहाँ से घूमकर, तो ये जो घूमकर जाएगी कितने पर जाएगी, 145 डिग्री कोण पर। इसलिए मैंने बताया था अभी 105 डिग्री और 145 डिग्री। सेम इधर क्या होगा, ये जो होगी किरण वो 105 डिग्री पर होगी, और ये जो होगी 145 डिग्री। अब देखिए, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है, ये अपना, ये क्षेत्र क्या है, यहाँ पर कोई भी तरंग नहीं आएगी। क्या होगा, यहाँ पर कोई तरंग नहीं आएगी ये वाले क्षेत्र पर। तो यहाँ से हमें एक चीज समझ में आती है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो पी तरंग होती है, पी तरंग का छाया क्षेत्र, छाया क्षेत्र, तो पी तरंग का छाया क्षेत्र कितना डिग्री पर होता है, तो 105 से 145 के बीच में होता है। 105 से 145 कितना होता है, 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच में क्या होता है, छाया क्षेत्र होता है इसका, पी तरंग का। ठीक है, और देखो जो पी तरंग होती है बहुत ज्यादा हानिकारक, मतलब हानिकारक नहीं होती है। ठीक है, तो पी तरंग का जो छाया क्षेत्र की बात करते हैं, तो एक ये वाला क्षेत्र जो ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और ये एक ये वाला क्षेत्र। ठीक है, याद रखिएगा। तो पी क्षेत्र का जो छाया क्षेत्र होता है पी तरंगों का, 105 डिग्री से 145। सेम अगर हम बात करते हैं इसकी एस तरंग की, मान लेते हैं यहाँ पर एस तरंग थी। अब एस तरंग क्या करेगी, यहाँ से जब एंटर मारेगी, एंट्री, पी तरंग क्या है, पी वो एस तरंग जो थी वो हमने बताया था सिर्फ और सिर्फ किसमें चलती है, सॉलिड में। तो यहाँ पर तो ये सॉलिड वाला हिस्सा है, इसमें तो ऐसे करके ये निकल जाएगी, इस तरीके से ये भी निकल जाएगी, यहाँ से भी ऐसे चली जाएगी। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना।
इस तरीके से। बट इसके अंदर जाएगी नहीं जाएगी, क्योंकि मैंने बोला वो लिक्विड में नहीं चलती है, वो सिर्फ और सिर्फ किसमें, सॉलिड में चलती है। और ये वाला पार्ट जो होता है अपना लिक्विड होता है, लिक्विड होता है बताया, तो लिक्विड में जाएगी नहीं। तो इस तरंग कहाँ तक आती है, सिर्फ यहाँ तक, इस पॉइंट तक आती है, इसके नीचे नहीं जाती है। अब देखो जो यहां से लेकर के ये वाला क्षेत्र जो था, ये पूरा क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 105 डिग्री से लेकर के दूसरा 105 डिग्री का जो होता है कोण, वहां तक क्या होता है, ये जो छाया क्षेत्र होता है एस तरंग का होता है। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए यस तरंग का छाया क्षेत्र, यस तरंग का छाया क्षेत्र, यस तरंग का छाया क्षेत्र, ये क्या होता है, एस तरंग का छाया क्षेत्र। तो 105 डिग्री से अगले 105 डिग्री तक के बीच का जो क्षेत्र होता है वो होता है किसका, एस तरंग का। यानी कि पी तरंग क्या होगी, अंदर भी चली जाएगी, एस तरंग यहीं तक रह जाएगी, इस कारण यहाँ तक आकर के एस तरंग खत्म। तो इस वाले पूरे क्षेत्र में एस तरंग कहीं पर नहीं मिलेगी, इसलिए ये वाला जो पूरा क्षेत्र होता है ये, तो ये पूरा क्षेत्र क्या हो जाएगा, इसके क्षेत्र में आएगा, एस जो एस तरंग होती है उसका छाया क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, अब इतना देखिए फिर बताते हैं आगे। ठीक है, हो गया, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं अब, जैसा कि हमने बताया था अभी अपना यहाँ पर भूकंपी तरंगे, और भूकंपी तरंगों के बारे में यहाँ पर बात करी थी, ये रहा। हाँ, तो भूकंपी तरंगे हमने बताई, एक गैस प्राइमरी क्षेत्र होता है जो कहाँ कहाँ चलती है, तो वो गैस, ठोस और द्रव तीनों में चल जाती है। और अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं अपनी एस वेव की, तो एस वेव जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ ठोस में चलती है। ठोस में चलने का कारण क्या है, मतलब कारण क्या होता है, ठोस में क्या होगा, वो चल ही नहीं पाती, अंदर जा ही नहीं पाती, इसलिए। और द्वितीय क्यों बोलते हैं, द्वितीय क्या होती है, सबसे फास्ट ये होती है, सेकंड नंबर पर फास्ट ये होती है। तो सबसे पहले पृथ्वी तक किसकी तरंगें पहुंचती है, तो ये प्राथमिक हो गया। इसकी तरंगें उसके बाद में पहुंचती है, तो ये क्या होगा, द्वितीयक। अब अगर पूछा जाए कि प्राइमरी यानी कि जो प्राथमिक तरंग होती है और द्वितीय तरंग, इन दोनों में सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सी होती है, हानिकारक कौन सी होती है, तो यस वेव होती है, यस वेव। यानी कि देखो जो हमारी जिंदगी में धीरे धीरे आता है और वो जब चला जाता है तब क्या होता है, ज्यादा दुख होता है हमें। ठीक है, जो हमारे साथ ज्यादा टाइम तक रहता है वो जब जाता है तो हमें ज्यादा दुख होता है। और जो मान लेते हैं हमें कहीं मार्केट में मिल गया और वो चला जाएगा, उससे बात नहीं होगी, तो हमें उतना दर्द नहीं होता है। ठीक है, बट क्या होता है जो हमारे दिल के करीब आ जाता है एंड वो जब छोड़कर जाता है तो क्या होता है, हमें बहुत ज्यादा दुख होता है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा कि जो एस तरंग होती है, यानी कि एस तरंग क्या होती है, धीरे धीरे आती है। तो हमारी लाइफ में जिसने धीरे धीरे एंट्री मारी है, तो वो जब चला जाएगा तो क्या होगा, हमें ज्यादा क्या होगा, मतलब उससे क्या होगा, नुकसान पहुंचेगा। तो एस तरंग क्या होती है, नुकसानदायक होती है। ये जो होती है वो क्या होती है, नुकसानदायक होती है, नुकसानदायक। ठीक है, अब बात करते हैं लव तरंग। ठीक है, लव तरंग के बारे में बात करते हैं थोड़ा। देखो जो लव तरंग होती है, लव तरंग, जो लव तरंग होती है ये ज्यादा हानिकारक होती है। क्या होती है, ज्यादा हानिकारक, ज्यादा हानिकारक, ज्यादा हानिकारक। देखो प्राइमरी में हमने क्या बताया, जब प्राइमरी होती है यानी कि जब कोई लाइफ में जल्दी आता है, जल्दी चला जाता है, तो हमें प्रभाव नहीं पड़ता। जो और धीरे धीरे आता है और फिर वो चला जाता है तो हमें थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है, नुकसान होता है हमारा। बट लव तरंग यानी कि जो हमारी लाइफ में आया और क्या हो जाता है, उससे हमें प्रेम हो जाए, तो वो क्या होता है, अगर वो लाइफ से जाता है तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है। यानी कि लव तरंगे सबसे ज्यादा नुकसानदायक होती है। क्या होती है, सबसे ज्यादा नुकसानदायक कौन होती है, लव तरंगे होती है। अब आगे की बात करते हैं, अगर हम देखिए यहाँ पर एक फिगर बनाते हैं, ये रहा। ठीक है, तो ये होता है अपने जलीय क्षेत्र। तो ये हमारा जो फिगर है उसको, ये इसको इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं। देखिए अब यहाँ पर बात करें अगर, जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये फर्स्ट पार्ट, ये होता है सेकेंड पार्ट, ये होता है
थर्ड पार्ट, ठीक है। अब देखिए जो फर्स्ट पार्ट होता है इसी को बोलते हैं हम क्रस्ट, क्या बोलते हैं, क्रस्ट। इसको बोलते हैं मेंटल, क्रस्ट बोलते हैं, इसको मेंटल बोलते हैं, इसको कोर बोलते हैं। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, इसको बस एक पिज्जा के साइज में क्या हुआ, काट लिया है। अब देखिए ये हो गया क्रस्ट, ये हो गया मेंटल, ये हो गया कोर। कोर में हमने बताया क्या होता है, पिघला हुआ क्या घूम रहा होता है, लावा, और लिक्विड होता है इसीलिए क्योंकि वहां पर क्या है, मैग्मा घूम रहा होता है। मेंटल होता है, मेंटल को हिंदी में भी क्या बोलते हैं, मेंटल ही बोलते हैं, ठीक है। मेंटल को हिंदी में भी मेंटल बोलते हैं। क्रस्ट को भूपरपटी बोलते हैं, भूपरपटी, ठीक है। और कोर को क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं क्या, आंतरिक, ठीक है। ये आंतरिक पार्ट होता है इसीलिए कोर। मेंटल को मेंटल बोलते हैं, क्रस्ट को भूपरपटी बोलते हैं, ठीक है। इतनी चीजें याद रखना। आगे देखिए, अब देखो इसकी जो ये बाउंड्री होती है, ये इस टाइम ये तो ये कितना होता है, 35 किलोमीटर। कितना है, 35 किलोमीटर, ठीक है। 1 मिनट रुकना, पानी पी लें। अब देखो ये हमने बताया 3500, वो 35 किलोमीटर। और ये जो मेंटल वाला पार्ट होता है, ये पार्ट, ये इतना, ये कितना होता है, तो 2900 किलोमीटर। और बताइए, 2900 किलोमीटर, ये यहाँ तक बाउंड्री, ये पूरा इतना यहाँ से, ठीक है। और बात करते हैं पूरी बाउंड्री कितनी हो जाएगी, ये इसको बोलते हैं, ये यहाँ तक, तो इसको कितना बोलते हैं, 63 71, जो कि मैंने बताया था, 63 71 किलोमीटर पूरा। ये क्योंकि यही तो है ना, जो इसका एक टुकड़ा ऐसे काट दिया हमने इस तरीके से, तो कोर तक के बीच का जो पृथ्वी का टुकड़ा है, इस टुकड़े को काट करके यहाँ लगा दिया है, बस यही चीज है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक तो ये फिगर हो गया, क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, कोर हो गया। उसी के साथ इसमें जो पूरा कितने का हुआ, 6371 किलोमीटर का। ये जो वाली जो परत होती है, ये वाली परत, ये जो परत होती है, ये वाली जो परत होती है कितनी होती है, तो 2900 किलोमीटर। और ये ऊपर वाली परत जो होती है, यानी क्रस्ट की जो परत होती है, वो कितनी होती है, 35 किलोमीटर। दूसरा फिगर यहीं पर बना लेते हैं एक, ठीक है। तो यहाँ पर ये पानी वगैरह भरा हुआ है, यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, और कुछ चीजें होती हैं। देखो यहाँ पर क्या है, एक इस तरीके से हमने लाइन खींची, एक यहाँ पर खींच दी, और एक यहाँ पर खींच दी। अब देखो ये जो ऊपरी वाली परत होती है, ये परत जो होती है, इसको क्या बोलते हैं, अपर क्रस्ट, क्या बोलते हैं, अपर क्रस्ट। इसको बोलते हैं अपर क्रस्ट, यानी कि ऊपरी भूपरपट्टी, ऊपरी भूपरपट्टी, ऊपरी भूपरपट्टी बोलते हैं। अब देखिए जो नीचे होता है इसको क्या बोलते हैं, निचली भूपरपट्टी, निचली भूपरपट्टी, भूपरपट्टी, ठीक है। अब देखो ये ऊपर, ये जो पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, देखिए इसको बोलते हैं ऊपरी मेंटल, ऊपरी मेंटल हो गया ये क्या होता है, निचला मेंटल, निचला मेंटल हो गया, निचला मेंटल। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ये जो पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, ये जो कोर वाला पार्ट होता है, ये कोर वाला पार्ट, ठीक है। तो कुल मिलाकर के क्या होता है, 6 लेयर्स में बटा हुआ होता है। एक होता है ऊपरी भूपरपट्टी, निचली भूपरपट्टी, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, इसको कुछ बोलते हैं, इसका नाम होता है शायद इसको बोलते हैं आउटर कोर, यस आउटर कोर, इसको बोलते हैं आउटर कोर, इसको आउटर कोर बोलते हैं, इसको इनर कोर बोलते हैं, इनर कोर, इनर कोर बोलते हैं। देखिए और दोस्तों बात करें अगर, देखो आपको हो सकता है चीजें समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाए, बट ये बात याद रखना कि टीचर जितनी भी मेहनत कर ले, बट मेहनत आपकी ही सफल होने वाली, आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। और एक बात और है, जैसे कि पहले के टाइम पर क्या था, हर कोई बच्चा इतना मतलब कट ऑफ वगैरह नहीं जाती थी, इतना कंपटीशन नहीं था, और हर बच्चा सिलेक्शन ले लिया करता था।
बट अगर आज के युग की बात करते हैं, तो जब से ऑनलाइन एजुकेशन आई है अपने फील्ड में, ऑनलाइन एजुकेशन, तो इससे क्या हुआ है, हर एक छोटे गांव का बच्चा भी क्या कर रहा है, एजुकेशन ले पा रहा है। पहले के टाइम पर क्या था, जो गरीब बच्चा था वो कभी पढ़ ही नहीं पाता था, बट जब से ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट हुई है, तब से हर एक बच्चा, चाहे वो छोटे से छोटे घर का क्यों ना हो, बस उसके पास एक फोन होना चाहिए, वो पढ़ सकता है। तो इसलिए क्या हो रहा है कि हर बच्चा जब पढ़ रहा है, अब हर बच्चा पढ़ेगा तो क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा, इसलिए क्या करना पड़ेगा, अब टीचर की मेहनत तो है, बट उसी के साथ में आपकी मेहनत भी लगेगी। क्या होगी, आपकी मेहनत लगेगी। आपकी मेहनत का मतलब है, आपको जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ उन चीजों का रिवीजन करना है घर पर, और एक से दो बार जब रिवीजन आप कर लेंगे घर पर, तो आपको, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आप लोग कभी चीजों को भूलेंगे नहीं, ठीक है। और यही एक कारण है, जब ऑनलाइन एजुकेशन आ गई है, तो जिससे क्या हुआ है कि इफेक्ट पड़ता है पेपर्स के ऊपर। और आज के टाइम पर तो आपको पता ही है कि पेपर लीक, कहीं लेखपाल का पेपर लीक हो रहा है, नीट का पेपर लीक हो रहा है, इस तरीके से चीजें क्या हो रही हैं, लीक हो रही हैं। बट कोई नहीं, हमको पढ़ाई करनी है, इन सब चक्करों में पढ़ करके हम अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर, कहाँ पर थे, हाँ। तो ये अपना इनर कोर हो गया, ये हो गया आउटर कोर। अब जो ये होती है, कितनी लेयर्स होती हैं, 6 लेयर्स होती हैं। अब इन 6 लेयर्स में क्या होती है, एक होती है ऊपरी भूप्रपट्टी, निचली भूप्रपट्टी, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब बात करते हैं, यहाँ पर देखिए दूसरे पेज पर जो हमने फिगर बनाया था, ये अपना फिगर है। तो इसमें क्या हो गया, ये अब यहाँ पर जो, ये दूसरा पेन ले लेते हैं, ये तो ये वाली जो रेखा है, ये रेखा है, और ये रेखा है। अब देखो, एक चीज होती है असबद्धता, ठीक है, क्या बोलते हैं जिसको, असबद्धता, असबद्धता, जिसको क्या बोलते हैं, असबद्धता। अब असबद्धता क्या होती है, देखो, जो अपना ये वाला जो पार्ट होता है, ये यानी कि जो अपर क्रस्ट, अपर क्रस्ट और जो लोअर क्रस्ट है, उन दोनों के बीच की जो रेखा है वो भी असबद्धता है। इसी तरीके से जो अपर मेंटल है, अपर मेंटल, ठीक है, और जो लोअर मेंटल है, उसके बीच की भी क्या है, ये असबद्धता ही होगी। ये जितनी भी रेखाएं आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, असबद्धताएं हैं। क्या है, इसको हम असबद्धताएं बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि डिसकंटिन्यूटी, इसको क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी, कंटी काउंटिन्यूटी, ठीक है। डिसकंटिन्यूटी जो होता है, असबद्धता होता है, वो क्या होता है, जो जो लेयर्स होती हैं, जो मतलब अपनी लेयर्स होती हैं, इन लेयर्स के बीच का जो रेखा होती है, यानी कि जो काल्पनिक रेखा, उसी को बोला जाता है असबद्धता। अब बात करते हैं पृथ्वी के परतों के मध्य की जो असबद्धता होती है, इसको याद करने के लिए ट्रिक क्या होती है। देखिए, एक ट्रिक होती है, याद रखिएगा, एक ट्रिक है अपनी, क्या, एक ट्रिक है। ट्रिक कौन सी है, कमर और गला, कमर, गला, ये है अपनी ट्रिक है। अब इसको समझाएंगे किस तरीके से ट्रिक है। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, ये, ये और ये, ठीक है। कितनी हो गई टोटल, 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 हो गई, 1, 2, 3, 4, 5। और यहाँ पर ट्रिक में कितने शब्द हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है, यही है ना। तो 1, 2, 3, 4, 5 बात करते हैं अगर, तो अब एक तो का से क्या हो जाएगा, केन रोड असबद्धता, क्या हो जाएगा, केन रोड, का से क्या हो जाएगा, केन रोड असबद्धता। माँ से क्या हो जाएगा, रा से क्या हो जाएगा, गा से क्या हो जाएगा, ला से क्या हो जाएगा, ला से हो जाएगा लेहमैन, क्या हो जाएगा, लेहमैन, लेहमैन असबद्धता। गा से क्या हो जाएगा, गुटनबर्ग, गुटेन, गुटेनबर्ग, ठीक है। रा से क्या हो जाएगा, तो रा से हो जाएगा रेपेटी, और माँ से क्या हो जाएगा, मोहो, इसको क्या बोलते हैं, रेप्टी, रेप्टी, और ये माँ से हो जाएगा मोहो, असबद्धता।
अब इसको थोड़ा अलग लिख लेते हैं यहाँ पर, देखिए जो अपनी अपर क्रस्ट है यानी कि अपर क्रस्ट प्लस लोअर क्रस्ट एक हो जाएगा, फिर लोअर क्रस्ट प्लस अपर मेंटल दूसरा, अपर मेंटल प्लस लोअर मेंटल तीसरा, और फिर लोअर मेंटल प्लस जिसको क्या चौथे नंबर पे तो क्या था अपना आउट कोर, ठीक है आउट कोर ही था ना, हाँ आउटर कोर, ठीक है तो आउटर कोर हो गया, आउटर कोर, फिर आउटर कोर प्लस इनर कोर, ठीक है तो टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5। अब इसको याद करने के लिए मैंने ट्रिक क्या बताई है, इसको याद करने की ट्रिक जो है कमर का म र गा ला, देखो पहले क्या आती है कमर आती है हमारी, उसके बाद क्या आता है गला आता है, तो का मा रा ला कमर गला, कमर गला, तो क्या से क्या बोला था मैंने कैन रॉड, क्या बोला कैन रॉड असमर्थता, मां से मोहो असमर्थता, रा से रेप्टी, रा से क्या हो जाएगा रेप्टी असमर्थता, गा से क्या होगा गुटनबर्ग, गुटनबर्ग असमर्थता, और ला से हो जाएगा लेहमैन, लेहमैन असमर्थता। अब देखो दोस्तों यहाँ पर याद रखने वाली चीज क्या है, टीचर मतलब काफी सारे टीचर्स बोलते हैं कि भाई ट्रिक का क्या होगा, ट्रिक का क्या होगा, एक बार में हम ट्रिक भी भूल जाएंगे, बट एक चीज याद रखिएगा हमेशा, जो अपना ट्रिक होती है वो किसी भी चीज को याद करने के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है, यानी कि इसको अगर हम पढ़ रहे हैं तो ट्रिक से ही पढ़ रहे हैं, और इसको पढ़ने के बाद क्या हो जाएगा, इसको पढ़ने के बाद हम किसी चीज को भूलेंगे नहीं दोबारा, हमें पता है कमर गला, का से हम ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हैं भाई, ऑप्शन मान लो 4 दिए हैं, का से सिर्फ एक ऑप्शन है तो हमें पता है कि भाई का हो जाएगा, अपर लोअर कैन रेड, लोअर अपर मोहो, अपर लोअर रेप्टी, लोअर और आउटर तो गुटनबर्ग, और आउटर कोर और इनर कोर लेहमैन, तो चारों चीजें याद हो गई, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं थोड़ा, ठीक है, तो क्लास क्या हो जाएगी अपनी यहीं पर एंड हो रही है, इसका जो पार्ट 2 होगा कल हम पार्ट 2 के बारे में पढ़ने वाले हैं, एंड पार्ट 2 में क्या पढ़ने वाले हैं जो मेंटल है, मेंटल, ठीक है मेंटल के बाद अपना कोर हो गया और एक क्रस्ट होता है क्रस्ट, इन तीनों के बारे में क्या करने वाले हैं पढ़ने वाले हैं, तो मेंटल हो गया कोर हो गया और उसी के साथ में क्रस्ट, इन तीनों के बारे में डीप नॉलेज लेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास में हमें पता चल गया है कि किस तरीके से लेयर्स होती हैं, कौन सी लेयर क्या होती है, असबद्धता क्या होती है, उसको याद करने की ट्रिक हमने तुमको बता दी है, तो ये चीजें आपको रिवाइज करनी है आज की क्लास में, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में, और इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिएगा, एंड आई प्रोमिस यू कि कभी भी आपको निराश नहीं करेंगे, अपनी क्लासेस प्रॉपर टाइम पर चलती रहेंगी, हाँ जब भी क्लासेस बंद होंगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि हाँ आज के टाइम पर ये वाली क्लास नहीं होने वाली है। बस आप लोगों से उम्मीद है कि आप लगातार हमारा सपोर्ट करते रहिए, एंड हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए, ताकि देखो अभी हम नए आए हैं एंड हमारा कंटेंट हो सकता है आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में ना आता हो, बट कोई बात नहीं है, साथ में मिलकर के आगे बढ़ेंगे तो हर चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।